गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मनिया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े थे, भाग 3 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 25 तक पढ़े थे। बाकी का आज हम लोग 26 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? हम लोग आर्टिकल 26 के बारे में ये कहता है कि जो भी अगर आप धर्म अपना लिए हैं, जो भी आपको पहले तो 25 में दिया था कि धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, जो भी धर्म आपको अपनाना है उस आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार आप अपना सकते हैं। उसी में 25 में हम लोग पढ़े थे क्या कि सिख लोग को भी कृपाण रखने की आज़ादी मिलता है। 26 में क्या है कि अब जब आप धर्म अपना लिए हैं या आप किसी भी धर्म से हैं, तो अब धर्म का कोई भी अब कार्य करना है, जैसे कोई भी सभा करना है, कोई मीटिंग करना है धर्म को लेकर, या लोगों को जोड़ने वाला काम होता है जैसे सत्संग होता है, उस तरह का। तो जो भी धार्मिक कार्य का प्रबंधन, यानी जो भी धर्म के लिए या धर्म को लेकर जो भी कार्य करना है या धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य करना है, वो कार्य करने का अधिकार आपको मिलता है अनुच्छेद नंबर 26 के अनुसार। यानी कि धार्मिक कार्य प्रबंधन का अधिकार। धर्म का प्रचार करना, ये सब आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार ही कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो भी धन दान दिया गया है, कौन सा कार्य? धार्मिक कार्य को लेकर के जो भी धन दान दिया गया है, उस धन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए जो भी पैसा हम दान में देते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सरकार कोई भी उस पर से टैक्स नहीं मांगता है। तो क्या है 27? धार्मिक कार्य में दिया धन पर कोई टैक्स नहीं। आप किसी भी मंदिर में चलिए, किसी भी मस्जिद में जाइए, किसी भी चर्च में जाइए, अगर वहां पे आप दान देते हैं तो वो दान पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद नंबर 27 में दिया गया है। 28 क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। अब सरकारी स्कूल है या सरकारी संस्था है, तो कोई भी सरकारी संस्था जो सरकार के पैसे से चल रहा है, उस पर कोई भी हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी सरकारी धन पे चल रहा कोई भी संस्था, उसमें हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चाहे तो वो हिंदू के लिए हो, चाहे तो वो मुस्लिम के लिए हो, चाहे तो वो सिख के लिए हो, चाहे तो वो ईसाई के लिए हो। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या सरकार का कोई भी ऐसा संस्था है जहाँ पे शिक्षा मिलता है, आपको वहाँ से आपको जानकारी मिलता है, तो वहाँ पे आपको धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा कि हाँ हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा होता है, हिंदू धर्म में पूजा होता है, हिंदू धर्म में टीका होता है, हिंदू धर्म में हवन होता है, मुस्लिम धर्म में ये क्या होता है उसको नमाज पढ़ते। ये सब कोई जानकारी आपको धार्मिक संस्थान में, सॉरी सरकारी संस्थान में नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 28 के आर्टिकल नंबर 28 में लिखा हुआ है कि सरकारी संस्था पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकारी संस्थान पर कोई धार्मिक शिक्षा का मना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 29 के पास।
आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक है उन लोग का रक्षा, उन लोग का शिक्षा, उन लोग को संस्कृति का रक्षण करना अनुच्छेद नंबर 29 के साथ बताया गया है। 29 क्या कहा कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि हमारे देश में जो ये ईसाई लोग हैं अल्पसंख्यक है, मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक में ही रखा गया है। तो इन लोग को शिक्षा देना, उन लोग को शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है 29 के अनुसार, उन लोग का ये अधिकार है 29 के अनुसार। उनका रक्षा करना सरकार का ड्यूटी है, वो अधिकार उनको दिया गया अनुच्छेद 29 के अनुसार। संस्कृति का भी रक्षा करना 29 के अनुसार। अल्पसंख्यक के संस्कृति, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ क्या वो संस्कृति का भी रक्षा करना अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति और रक्षा अनुच्छेद नंबर 29 के अनुसार। अब 30 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो धार्मिक संस्थान बना सकते हैं। धार्मिक संस्थान बनाने का मतलब वो अपने एक ऐसा संस्थान बना सकते हैं जहाँ पे अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यक लोग को मिला है। किस आर्टिकल के अनुसार? तो 30 के अनुसार जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है, चाहे तो वो ईसाई हो चाहे तो वो मुस्लिम हो, उन लोग को ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के अनुसार कि आप कोई भी धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मदरसा में पढ़ाई भी होता है और साथ ही साथ ये जो उनको धार्मिक शिक्षा होता है वो भी दिया जाता है। तो ये 30 के अनुसार है, ठीक है। अल्पसंख्यक को धार्मिक संस्थान अधिकार। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 31 के पास। आर्टिकल नंबर 31 अब क्या है ना, उसको खत्म कर दिया गया है। उसमें दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा संपत्ति का अधिकार? तो पैतृक संपत्ति का अधिकार, जो आपके दादाजी का होगा, आपके परदादा का होगा, वो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था अनुच्छेद नंबर 31 में, जो कि खत्म कर दिया गया है। और खत्म करके उसको किस में रख दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 300 के क में 301 में उसको रख दिया गया है। अब जो भी पैतृक संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो अब कानूनी अधिकार हो गया। और जो कि चला गया अब कहाँ? 301 क में, उसको खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 इसको खत्म कर दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़े थे 19 का जो हम लोग 4 में पढ़े थे वो अर्जित संपत्ति का अधिकार पढ़े थे। यानी कि जो आप कमा रहे हैं, जो आप पर्सनली जो भी आप संपत्ति अर्जित करते हैं, कमाते हैं, वो था 19 के 4 में। ये 31 में पैतृक के बारे में बात किया जा रहा था, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। और ये अब चला गया है 300 के क में। इसमें चला गया है 300 के क में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 32 के पास। आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 क्या कहता है? तो पहले तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे बहुत बड़े संविधान रचयिता, जिनको आप जानते हैं, इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इस आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। संविधान का आत्मा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा इसलिए कहा था कि इसमें 5 प्रकार की रीट जारी होती हैं। कितने प्रकार की?
तो 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार जारी होता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर उसमें अधिकार प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है और एक प्रेषण होता है। 5 प्रकार का रीट जारी होता है। अब इन सब 5 रीट के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले बता दो, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, वो क्रस जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो उसमें आपको क्या किया जाएगा ना कि आपको बताया जाएगा, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। तो ये जो रीट जारी होता है 32 में, उसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें भी आपको गिरफ्तारी का संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा कि आप किस लिए गिरफ्तार हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन चीज इसमें पहला रीट में क्या है कि आपको 24 घंटा के अंदर अंदर, जैसे 24 घंटा कंप्लीट हुआ उसके 24 घंटा के बाद आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगर आपको न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 32 का उल्लंघन कर रहा है। आप गिरफ्तार हो गए हैं। अब गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटा अगर हो गया तो आपको 24 घंटे के बाद न्यायालय के पास, जो भी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उस जिसमें भी आपका केस जाने लायक हो, उसमें आपको 24 घंटे के बाद उपस्थित करेगा ही करेगा थानेदार। नहीं करता है तो वो उसका उल्लंघन करता है। पहला क्या था रीट, 5 प्रकार का रीट। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे में न्यायालय। ठीक है। अब दूसरा परमादेश क्या है, परमादेश ये अधिकारियों को दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया गया तो आदेश दिया जाएगा अधिकारी को कि उसको पेश करो। नहीं पेश करेगा तो वो क्या करेगा, फिर आर्टिकल नंबर 32 का उल्लंघन करेगा। ये अधिकारियों को दिया जाता है, अधिकारी को दिया आदेश। जैसे कि आप एक मूवी देखे होंगे भीम, जय भीम था, उसमें क्या हुआ था ना कि जो एक कैदी को पकड़ा था तो उसको हवालात में क्या किया था ना कि बहुत टॉर्चर करने के बाद में उसको हवालात में ही तो मार दिया जाता है। उसके पास ये अधिकार था, उसके पास ये मौलिक अधिकार 32 अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार उसको हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है उसमें उसको 24 घंटे के बाद पेशकश करना था, नहीं किया था। तो उसको ना देखे होंगे वहाँ के जो अधिकारी है, जो थानेदार है, उसको आदेश दिया गया था उसको वहाँ पे क्या न्यायालय में पेश करो, तो नहीं कर पाया था क्योंकि वो मूवी में देखे थे कि उसको क्या कर दिया गया था, थाने में ही उसको मार दिया गया था। तो वो क्या कर रहा था ना, इसमें सारे रीट जो भी मैं रीट अभी पढ़ाने वाला हूँ वो सारे रीट का उसमें उल्लंघन किया गया था। पहला कि जिसमें 24 घंटे में तो वो उसे पेश नहीं किया कैदी को। दूसरा कि जो न्यायालय से आदेश दिया गया अधिकारी को तो वो उस आदेश को पालन नहीं किया। तीसरा क्या कहता है उसके बाद जानते हैं। तीसरा में अधिकार परीक्षण, चौथा में प्रेषण और पांचवा में उत्प्रेषण होता है। अधिकार परीक्षण में क्या है कि आप न्यायालय जाते हैं, न्यायालय में आपको पेश किया जाता है। अगर आपके पास अब आपको इतना नहीं है कि आप अपना वकील रख सकते हैं या अपने वकालत लड़ने के लिए किसी को हायर कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिस कोर्ट में भी आपका केस गया है तो वहाँ का जो जज है वो आपको यानी कोर्ट आपको एक वकील देगा जो आपका केस करेगा। तीसरा में। चौथा में
न्यायालय का कार्यवाही को रोकना। अगर मान लीजिए प्रिपरेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो भी मैटर हुआ है, जो भी केस हुआ है, जिस भी टॉपिक पर बहस हो रहा है, अगर न्यायालय को गलत सबूत दिया गया है और गलत सबूत देने के वजह से फैसला गलत जाने वाला है, तो उस केस में क्या करेगा कि वो न्यायालय को रोक सकता है, न्यायालय की कार्रवाई को रोक सकता है। वो आर्टिकल नंबर 32 के 4 के अनुसार न्यायालय का जो भी कार्रवाई है गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रोक सकता है। पचमा क्या कहता है उत्प्रेषण में कि अगर वो उल्लंघन कर दिया कि सबूत आ गया, गलत सबूत आ गया, न्यायालय ने कार्रवाई कर दिया, आपको सजा भी सुना दिया, तब क्या किया जाएगा? तब तो भाई कोई उपाय निकालना पड़ेगा ना। तब निकाला गया पचमा रीत उत्प्रेषण कि भाई अगर न्यायालय गलत डिसीजन ले लिया तब उसको सुधारना तो पड़ेगा। तो सुधारने के लिए उत्प्रेषण लाया गया कि उसका कार्रवाई को निलंबित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई जैसे चोरी किए, सॉरी चोरी आप नहीं किए, अब आपको सजा हो गया कि आपको 2 साल के लिए कैद, चोरी का बता रहे हैं आपको, अब तो आपको सजा हो गया, आप चोरी भी किए नहीं, सबूत मिल जाएगा आप चोरी किए हैं, अब तो आपको सजा भी हो गया, अब इसको सुधारा जाएगा ना। तो नंबर 32 के आर्टिकल रीट नंबर 55 के अनुसार वो उसको कैंसिल कर देगा, उसको खारिज कर देगा और फिर आपका नया तरह से जो भी केस है उसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा और आपके हित में फैसला दिया जाएगा। ठीक है, ये तो 32 का। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 33 के पास कर दो। अनुच्छेद 33 आर्टिकल नंबर 33, इसमें क्या है कि अगर देश की रक्षा के लिए, अगर देश की रक्षा पर कोई भी खतरा आ जाए या खतरा लगे कि खतरा होने वाला है, ये सब चीज़ों से आपके मौलिक अधिकार की वजह से अगर लगे कि देश पे खतरा आने वाला है या देश के रक्षा के हित में नहीं है, तब अनुच्छेद 33 का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है समझिए। जैसे कि मीडिया हो गया, मीडिया का पावर कम कर दिया जाएगा, सैन्य पावर कम कर दिया जाएगा। क्यों कम कर दिया जाएगा? जैसे हम लोग 26/11 हमला याद कीजिए, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो भी एनर्जी कमांडो थे वो कुछ प्लान बना रहे थे कि हाँ हम लोग छत के ऊपर से अटैक करेंगे या इस दरवाजे से अटैक करेंगे या इधर से हम जाकर और उनको आतंकवादियों को मार देंगे। अब मीडिया वाले क्या कर रहे थे कि जो भी ये प्लान बना रहे थे, जो भी ये प्लान चाह रहे थे कि ये सक्सेस हो जाए, वो पहले ही न्यूज़ पे क्या कर रहे थे, दिखा दे रहे थे। तो आतंकवादी तो बेवकूफ़ सुने ना है, वो क्या कर रहा था, सब टीवी पे देख रहा था कि हाँ बाहर क्या हो रहा है, उन लोगों को जानकारी मिलेगा कैसे, तो टीवी के थ्रू मिल रहा था। अभी क्या कर रहे थे ये लोग कि न्यूज़ पे सब दिखा रहे थे कि अब एनर्जी कमांडो हेलीकॉप्टर से आएंगे और ऊपर से अटैक करेंगे, अब एनर्जी कमांडो पीछे के दरवाजे जाएंगे वहां से अटैक करेंगे, सब न्यूज़ पे दिखा दे रहे थे। इस वजह से उस समय 26/11 के हमले में बहुत सारे हमारे जवान से शहीद हुए थे। क्यों हो गए? क्योंकि वो लोग सब न्यूज़ पे दिखा रहे थे, उनको सब जानकारी हो जाता, जहां जाते वहीं पे उनको मार दिया जा रहा था। तो उन लोग का पावर कम कर दिया जाए, क्योंकि देश की रक्षा के हित में नहीं था, और नहीं करते तो कब का वो लोग उसको खत्म कर दिए होते हैं, इतने हमारे जवान शहीद नहीं होते हैं। दूसरा सैनिकों का पावर भी कुछ कम कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 33 में क्या है कि देश के रक्षा के हित में, देश के रक्षा के हित में सैनिक की कम करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 34 के पास। इसको क्या कहते हैं 34 में, मार्शल लॉ। क्या है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ होता क्या है? तो हमारे देश में एक सेना का कोर्ट होता है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसी तरह सेना का भी एक अपना कोर्ट होता है, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं। और सबसे हार्ड लॉ, यानी सब अगर कोई भी मैटर सेना के कोर्ट में चला गया तो वो फिर कोई नहीं खारिज कर सकता है। अगर वहां से अगर आपको सजा मिल जाता है तो कोई भी खारिज नहीं कर सकता है सिवाय राष्ट्रपति के।
मार्शल लॉ में अगर आपका कोई केस है, अगर वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ आपको यहाँ से सजा मिल गया है, तो आपको फिर जाकर अगर सजा कम करवाना है या खत्म करवाना है तो आपको राष्ट्रपति से जाकर परमिशन लेना पड़ेगा। वो चाहेंगे तब, आपके रवैया को देखकर आप अगर सही है या आपका रवैया जो अच्छा रहा तब जाकर वो कहे कि हाँ इसको माफ कर दो, तब माफ कर सकते हैं। तो मार्शल लॉ क्या है? तो सैनिक कोड, क्या? तो सेना का कोड। चौंतीस, आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 35 में। पैंतीस क्या है? तो 12 से लेकर के 34 तक किस तरह से कानून बनेगा, किस तरह से इसका संचालन होगा, क्या क्या कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, कहाँ संशोधन करना होगा, वो सारा कानून बनाने के, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में जो भी कानून बनाना है, कैसे इसको परिभाषित करना है, क्या कैसे इसका संचालन करना है, यह अनुच्छेद 35 में दिया गया है। मौलिक अधिकार का संचालन, ठीक है। अभी मार्शल लॉ में एक चीज मैं आप बताता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो जिनको देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, वो आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार, जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, क्योंकि मार्शल लॉ का है तो आगे फिर चर्चा नहीं होगा इसके बारे में। तो वो क्यों, किस आर्टिकल के अनुसार वो ये जो सजा है माफ कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार वो ये सजा को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज तो हम लोग का इतना ही था। अब हम लोग आगे देखेंगे भाग 4, जिसमें नीति निर्देश तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।